हाय एवरीवन। सो आज हमारे साथ दो बहुत इंस्पिरेशनल यंग स्टूडेंट्स हैं, निपुण और निकुंज। तो निपुण और निकुंज आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं एंड इन दोनों की स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये असल में यूपी के एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जिसका नाम है हापुड़। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे एंड मैं उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि निपुण की जेई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 13 थी एंड जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 40 थी इन जेई एडवांस 2023। सिमिलरली निकुंज की ऑल इंडिया रैंक 56 थी 58 थी जेई मेंस में एंड 119 थी जेई एडवांस में, और ये दोनों ट्विंस हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू गिव यू द स्टेज और थोड़ा सा तुम लोग अपने बारे में बताओ, शेयर करो कैसा फील कर रहे हो आज तुम आईआईटी दिल्ली में हो दोनों। तो निकुंज तुमसे स्टार्ट करते हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं। अच्छा। कि अपॉर्चुनिटीज़ का सागर हमें लगता है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मुझे लगता है कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आज के ज़माने में, क्योंकि आजकल नेट पर और हर जगह इतनी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं कि वो हम पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। राइट। क्योंकि आज के टाइम में सबके पास सब कुछ है और हमें ये चूज़ करना है कि हमें हमारे लिए क्या ठीक है, हम वो करें। फेयर इनफ दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट होता है जो सोचता है कि मेरे अगल बगल में कोचिंग इंस्टीट्यूट अप टू द मार्क नहीं है, तो ये आई थिंक यू आर जस्ट मेकिंग एन एक्सक्यूज़ फॉर योर सेल्फ। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट बोली। विद दैट निपुण तुम भी थोड़ा कुछ बताओ अपने बारे में और कैसा फील कर रहे हो आज तुम आईआईटी दिल्ली में। मेरा भी स्टैंड थोड़ा सिमिलर है और डेफिनेटली एक हमको लगता है कि वर्थ इट रहा जो हमने 2 साल मेहनत करी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जो पूरी घिसाई 2 साल चलती है उसमें खून पसीना सब बहा देते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारे सेक्रीफाइसेस, सारे जितना भी हमको हमारे डेडिकेशन, हमारे हॉबीज़, हमको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और वो यहाँ आके बिल्कुल लगता है कि हाँ, जो हमने डिसीज़न लिया था वो बिल्कुल सही था। बिल्कुल। चलो आज के पॉडकास्ट का हम पूरा स्टेज सेट करते हैं। तो आज मैंने इस तरह से सोचा है कि हम लोग रैदर देन डिस्कसिंग अबाउट योर बैकग्राउंड, हम लोग तुम्हारी जर्नी के थ्रू जानेंगे कि तुमने क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह फॉलो किए और किस तरह से तुमने प्रिपरेशन को लिया, कि तुम्हारी एक्यूरेसी वगैरह और ये सब इतने हाई लेवल तक कैसे पहुंची कि तुम आज जो है इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स में, लाइक टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200 स्टूडेंट्स में आज तुम दोनों हो। तो उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर को लेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे तुमने क्या क्या रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी फॉलो की, और एंड में हम ये देखेंगे कि तुम्हारे जो लास्ट का जो फेज़ था प्रिपरेशन का, उसमें तुमने अपना एग्ज़ाम टेम्परामेंट बेसिकली कैसे डेवलप किया। तो उसके साथ बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड निकुंज मैं तुमसे जानना चाहूँगा तुम दोनों के भाई का, कि तुमने कहाँ से कोचिंग या कुछ किया था या कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो किया था, एकदम स्टार्ट कैसे की थी ये प्रिपरेशन। तो हम हापुड़ ज़िले से आते हैं और हापुड़ में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। अच्छा। जेई क्या होता है, आईआईटी क्या होता है। हापुड़ में कोचिंग्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे हों, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारा स्कूल में एक हमारे कोचिंग सेंटर का जो जिसमें हम मेरठ में पढ़े, उसका एक एडमिशन टेस्ट हुआ था और शुरू में हमने केवल एक ट्रायल के रूप में दिया था कि चलो देख के देखते हैं कि क्या टेस्ट ही तो है। एडमिशन टेस्ट हुआ। हाँ, वो फिटजी का। अच्छा। वो अलग से उसका आते हैं लोग और वो अपना एडमिशन टेस्ट लेते हैं बिग बैंग करके। तो उसमें हमने ट्रायल के लिए था कि चलो देते हैं, पेपर देते हैं, और क्योंकि एडमिशन तो हमें लेना नहीं था उसमें। लेकिन फिर जब हमारा पेपर हुआ तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आया उसमें। तो हमारे पास कॉल आता था नेट से कि आप एक बार देखिए और एडमिशन ले सकते हैं आप। तो उन्होंने फिर अपने पूरे प्रोग्राम के बारे में बताया कि फिर जी किस तरह से करता है। तो हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई चलो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे एक सीनियर थे हापुड़ में ही जो कि फिटजी से ही पढ़े हुए थे। हमने उनसे थोड़ी सी एडवाइस ली कि किस तरह से है, कैसे काम करता है सिस्टम और कैसे वहाँ के रिजल्ट रहे हैं, कैसा तो इन्वायरमेंट। मेरठ सेंटर। तो तुम हापुड़ ज़िले से मेरठ तक ट्रैवल करते थे? हाँ, 35 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस था। तो वो रोज़ आना जाना बस से जाते थे। बस से जाते थे। 35 किलोमीटर कितना टाइम लगता था? अराउंड 40 मिनट्स to 50 मिनट्स होता है। अच्छा, फिर भी तो बहुत ज़्यादा थकावट तो हो थकावट तो हो जाती है। लेकिन हम ये कोशिश करते थे कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम कोशिश करते थे कि जैसे केमिस्ट्री है
तो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट होता है कि हम पढ़ते पढ़ते उसको रिवाइज कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर केमिस्ट्री उसमें पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं या कुछ भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस में भी मतलब बस में भी अगर पढ़ते रहते थे, अपने टाइम का बहुत सदुपयोग करते हो। ये बात मेरे को बहुत ज़रूरी लगती है कि एक जो एस्पिरेंट होता है ना, उसको लगता है कि टाइम इज़ एवरीथिंग ही हैज़। उसके पास उसको लगता है रिसोर्सेज की कमी है, नए नए बुक्स खरीद लेता है, वो नए नए अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ये खरीद लेता है, बट और वो टाइम को बहुत अलग गलत तरीके से निगलेक्ट करता है, बहुत उसको मेरे को लगता है कि अब्यूज़ करता है। बट एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज़ द ओनली थिंग दैट यू रियली डोंट हैव इन योर जेई प्रिपरेशन। एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम तुम्हारे करीब आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम फील करते हैं कि यार हमें पानी मत दो, हमें टाइम दे दो, इतनी कमी हो जाती है टाइम की। तो वो एक चीज़ है। तो निपुण, तुम मेरे को ये बताओ कि तुमने जैसे तुमने अभी बोला कि तुम बस वगैरह से ट्रैवल करते थे, तुमने स्टार्ट किया फिटजी वगैरह से, तो इसके साथ साथ तुमने और भी कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह कुछ पेड सब्सक्रिप्शन लिया था या किस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ ऑनलाइन खास हमारा कनेक्शन था नहीं किसी से, पर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हमने फॉलो किए थे, यूट्यूब वगैरह। हाँ, यूट्यूब में चैनल्स वगैरह। हाँ, तो मैं INSP का नाम लेना चाहूँगा। नितिन सर ने काफ़ी हेल्प करी, उनके चैनल पे जनरली काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। अच्छा। हाँ, और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, स्पेशली कोविड के बाद जब से सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हुआ, तब से बहुत सारी चीज़ें, इतना फ्लड हो गया है ये पूरा जो सिस्टम है, अनऑर्गेनाइज्ड भी काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड भी है, और इतना फ्लड हो गया है कि वो चीज़ें एक टाइम के बाद एक स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाती है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, उसको समझ में नहीं आता। ऐसे में उसको ज़रूरत रहती है एक गाइडेंस की कि मुझे क्या करना चाहिए और किस चीज़ पे फोकस करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा अगर वो विश्वास नहीं कर रहा खुद पे कि मैं ये सफिशिएंट है, उसको अगर फोमो होता रहता है तो वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, वो उधर भी जाएगा, तो वो इवेंचुअली बहुत बुरी कंडीशन में उसको ला देता है। एक विशियस साइकिल एक्चुअली हो जाती है कि बच्चे जो है ना प्रैक्टिस को निगलेक्ट कर देते हैं और थ्योरी लेक्चर देखते हैं, उनको लगता है कि मेरे को मरम्मत की ज़रूरत है अपनी थ्योरी में, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और क्योंकि थ्योरी देखने से आपको एक ग्रेटिफिकेशन का सेंस मिलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बट असल में क्या आपका वो रिजल्ट में इक्विवेलेंटली कन्वर्ट हो रहा है? तो ऐसा कुछ मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान, तुम दोनों के प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसा फेस किया? एक ऐसा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जीतू भैया का कोटा फैक्ट्री से। कोटा फैक्ट्री, मैं ये बात कहना चाहूँगा, कोटा फैक्ट्री बहुत अच्छी सीरीज है, वेब सीरीज है। सीजन 1 सीजन 2 आपको दोनों देखने चाहिए, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। प्रिपरेशन के दौरान भी? प्रिपरेशन के दौरान तो नहीं, लेकिन प्रिपरेशन से पहले अगर आप प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, 9-10 में आप बिल्कुल देखें, अगर आप 9-10 में तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। तो और उसकी कुछ लर्निंग्स में, उसकी एक लर्निंग ये भी थी कि उसमें एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो एग्जाम्स नहीं देते ये सोच के कि हमको अभी थ्योरी अच्छे से आती नहीं, तो उनके जो टीचर हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनको जीतू भैया, वो उनको बुलाते हैं क्लास में और बोर्ड पे लिखते हैं कि 2 × 3 = 6, और वो पूछते हैं कि ये 6 है या 3 और 3 6 है। तो वो सीन बड़ा अच्छा था, और उससे एक काफ़ी अच्छी लर्निंग हमको ये मिली कि हम सही में सब कुछ 100% तक नहीं जान सकते, मास्टरी नहीं कर सकते। परफेक्शन एक इन्फिनाइट वो टेंजेंट है, वहाँ पे पहुँचना वहाँ पे बहुत मतलब लगभग ना के नहीं पॉसिबल है। अब आप ये समझिए ना कि ये आप जो साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये मतलब आपके टीचर ने या मैंने या निपुण और निकुंज ने ये सब नहीं बनाया है। दिस हैज़ बीन रिसर्च्ड, एक्सपेरिमेंटेड ओवर 2000, 3000, 4000, मैं तो बोलूँगा कि एवर सिंस जो अर्ली मैनकाइंड जब से फॉर्म हुआ है तभी से ये सारी रिसर्च बिल्ड हो रही है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आप सारा दुनिया का ज्ञान अपने अंदर अर्जित नहीं कर सकते हैं, तो ये आपको समझना होगा। मास्टरी कभी नहीं होने वाली है, आपको अपना कॉन्फिडेंस और उसके बाद उसी से बिल्ड होगा। तो तुम कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में कहना चाहोगे निकुंज की, मतलब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें बेसिकली यार, क्योंकि जेईई में कॉन्फिडेंस की तो बहुत अहमियत होती है। बिल्कुल। और एक चीज़ ये होती है कि अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो मेरे पास क्या बेस्ट वे है कि मैं उसमें अच्छा हो जाऊँ। राइट। तो उसका यही तरीका है कि उसको ट्राई करो। मतलब हम उस चीज़ से बच ही नहीं सकते। अब जैसे निपुण ने कहा कि हम थ्योरी करते रहते हैं और टेस्ट पर फोकस नहीं करते, तो अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मेरा इस वाले चैप्टर का टेस्ट है लेकिन मेरा ढंग से तैयार नहीं है, और मैं अगर इस तरह से टेस्ट से बचता रहूँ, तो मान लिया कि मेरा जेईई में अगर
एक्स चैप्टर्स और मेरा एक्स माइनस 1 चैप्टर्स हुए, एक चैप्टर नहीं हुआ, तो क्या मैं जेईई का पेपर नहीं लिखूंगा? एग्जैक्टली। तो वो कॉन्फिडेंस तो कभी ऐसा 100% तो होगा ही नहीं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमें टेस्ट से डरना नहीं चाहिए। टेस्ट एक ऐसी चीज़ है कि हमें मार्क्स चलो अगर बुरे भी आते हैं तो हमें बुरा लगता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि जब हमारा जेईई का पेपर होगा तो हमें पता चलेगा कि जो भी हमने मॉक टेस्ट दिए, जो भी गलतियाँ की उसमें, हमें उस टाइम बुरा लगा था कि हमने गलतियाँ की हैं, लेकिन बाद में वो हमारे लिए लर्निंग साबित हुई। अच्छा, तो तुम्हारे प्रिपरेशन में क्या तुम लोगों ने ऐसा, तुमसे तो तुम्हारा तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक आया था, मुंह पे उतनी तारीफ नहीं करूँगा, बट तुम लोगों को ऐसे अपने प्रिपरेशन में फील हुआ था क्या कि जब तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट एग्जाम आने वाला था कि यार हमने यार उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की और कर लेते, या थोड़ा ऐसा अंडर कॉन्फिडेंस फील किए थे तुम लोग? डेफिनेटली प्रिपरेशन तो हम कितनी भी या करें, ओवरऑल तुम जब, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, बट ओवरऑल जब तुम 11th वगैरह में भी थे तो ऐसा लगता था कि हमसे तो बहुत लोग बहुत आगे, बहुत डिमोटिवेटेड फील करते थे मॉक टेस्ट वगैरह? नहीं, बिल्कुल होता था। और एक केस मैं बताना चाहता हूँ, हम जैसे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे तो फिर हमने 2 ईयर प्रोग्राम लिया था, 11th और 12th में हम पढ़े थे। लेकिन हमारे बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 4 सालों से, 5 सालों से, 6 सालों से उसी कोचिंग में पढ़ रहे थे। ओके। तो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ही होता है, और जिसमें मुझे लगता है कुछ गलत चीज़ नहीं है, अगर वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो उनकी अपनी श्रद्धा है। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लाइक टू डिसएग्री। मतलब मुझे लगता है वो अब लॉ पे डिपेंड करता है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो ये होता है कि उनको 9th-10th में ही थोड़ी बहुत 11th-12th की चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो हमारे साथ ये होता था कि 11th-12th में कोई सर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बाकियों को थोड़ा बहुत पहले से आता है, हमें कुछ नहीं आता, तो हम तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कंसेप्ट पढ़ाया तो बाकियों को समझ में आ गया, लेकिन हमें तो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं हुआ। जेलस होने लग हाँ, वो जेलसी आती थी और उसमें थोड़ा डिमोटिवेशन भी आता था। अब वो कोई कंसेप्ट पढ़ाने के बाद क्वेश्चन दे रहे हैं तो उन सबको आता है, लेकिन हमें नहीं आता, तो उसमें एक डिमोटिवेशन का फैक्टर होता था। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें मैटर कुछ करती नहीं है। स्टार्टिंग में बच्चे वगैरह भी होते हैं तो वो क्या करते हैं कि आयरोडो, क्रोटो, पाथफाइंडर जैसे बुक 11th क्लास से ही सॉल्व करने लगेंगे, तो हम लोगों के अंदर बड़ा फोमो हो जाता है कि हम भी ये सारी तो देखें क्वेश्चन, और उसके बाद जो डीमोटिवेशन का हमारा साइकिल शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये बात तुमने बताई, बहुत क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं ना उनको लगता है कि टॉपर्स तो ये फील नहीं करेंगे, बट इवन यू नो अल्टीमेटली तुम किसी भी लेवल पे चले जाओ, तुमको कुछ ना कुछ ऐसा मन में डाउट रहता ही है अपने परफॉर्मेंस के लिए, थोड़ी चिंता रहती है, तो उसको ओवरकम करना। चलो अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कि टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं कैसे कैसे गया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। फिजिक्स में तुम लोगों ने क्या मैकेनिक्स वगैरह से जनरली स्टार्ट करते हैं, उसी से स्टार्ट किया था? फिजिक्स में जैसे जनरली सिलेबस फॉलो होता है, पहले मैकेनिक्स, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 11th के एंड में, उसके बाद वो 12th के टॉपिक जो आ जाते हैं। तो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो एच.सी. वर्मा सर की बुक है। अच्छी बात, Concept of थ्योरी physics। और प्रॉब्लम्स दोनों के लिए थ्योरी आप जैसे अपने लेक्चर क्लासेस में एक बार अच्छे से कवर हो जाती है। अगर आपको लगता है, जैसे हम तो ऐसा करते थे कि अगर हमको लग रहा है कि कोई कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एक बार उसका टेक्स्ट एच.सी. वर्मा से पढ़ लिया। एच.सी. वर्मा की थ्योरी काफ़ी क्लियर है, काफ़ी कंसाइज है और काफ़ी ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर देती है। और सबसे उससे भी ज़्यादा जो डीप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं वो है एच.सी. वर्मा की एक्सरसाइज, स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 जो क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव 2 तो मल्टीग्रेड टाइप क्वेश्चन होते हैं, और वो बिल्कुल वो उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ता है जहाँ पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो लैक करते हैं, तो वहाँ से आपको एक चेक मिलता है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत तो एच.सी. वर्मा एक्सटेंसिवली तुमने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स के लिए सॉल्व किया, और भी कुछ रिसोर्स तुम्हें फॉलो किए थे, कुछ लेक्चर्स देखे थे, कहीं से क्वेश्चंस किए थे, तो वो भी बताओ। प्रोग्रेसिवली जैसे मैकेनिक्स तुमने बिल्ड किया ना, एक तो बेसिक बिल्ड किया होगा एच.सी. वर्मा से, उसके बाद तुमने जैसे जैसे रिवीजन कभी करते थे या लास्ट में आते थे, तुमने कैसे कैसे बिल्ड किया, कोई यूट्यूब रिसोर्स वगैरह फॉलो किया, क्या किया बताओ थोड़ा। फिजिक्स में ऑल्दो उतना ज़रूरत हमको पड़ी नहीं। कोचिंग वगैरह का क्या रोल था इसमें? कोचिंग का रोल ये था कि उनके मॉड्यूल्स, उनके आर्काइव्स जो PYQs होते थे, और उनके जितना भी मटेरियल है, तो और वहाँ के खासकर जो फैकल्टीज़ हैं, वहाँ के लेक्चर्स हैं, तो वो उन सब का तो पूरा सपोर्ट रहता ही था। और हमको जो भी आज पढ़ाया है उसका एक तरह से होमवर्क हमको CPP में और कोचिंग के मॉड्यूल में, फिर जी के मॉड्यूल्स में हमको मिलता था, और उससे एक अच्छा कवरेज चैप्टर का एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता था। और इसमें एक जो PYQs हैं, PYQs आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हर चैप्टर के बाद कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा रिकमेंडेड रहता है कि अगर आप एक पढ़ना चाह रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, तो फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप PYQs लगाना शुरू करें। जैसे 11th की क्लास के हैं, 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंटर रिलेटेड है, और 12th से भी इंटर रिलेटेड है, तो आप जब PYQs करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अटकेंगे। तो क्या 2 बारी PYQ कर देना चाहिए, एक बार पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, या और एक बार साथ ही साथ, या PYQ जितनी बार
जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करना अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। चाहिए। मैं ये इस बात पे बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर जेई के लिए कुछ है तो वो PYQ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम PYQ भी करते हैं ना और क्वेश्चंस ना करें, और भी flavor क्योंकि ले PYQ नेसेसरी होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होते। ओके, तो मतलब कुछ बुक्स वगैरह कुछ सजेस्ट करोगे क्या? बुक्स में कर सकता हूँ, जैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें मिले। एडवांस मेंस के लिए भी कर देना, बट एडवांस आई थिंक बुक्स ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं एडवांस के लिए। मेंस के लिए तो इतने सारे टेस्ट पेपर्स ही प्रीवियस ईयर के ही हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। मेंस में तो क्या इतना एक्सटेंसिव है PYQs का जो कलेक्शन है, Okay. तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्दो फिर भी अगर प्रैक्टिस की बात है तो मैं वो बता दूंगा। ऑल्दो मेंस में आप चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs हमको काफ़ी मिल जाते हैं। बुक जैसे मैकेनिक्स की अगर बात करूँ तो मैकेनिक्स में हमने एरोडोव करी थी क्योंकि हमको मैकेनिक्स में हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमको लगा कि ये हम कर पा रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको करनी चाहिए। और उसका कोई फ़ायदा हुआ, मतलब एंड में लगा कि जो एडवांस वगैरह में कि मतलब एरोडोव मैंने बुक सॉल्व की तो मेरा ब्रेन इस लेवल पे विकसित था या कॉन्फिडेंस मेरा इस लेवल पे बूस्टेड था? कॉन्फिडेंस तो आता ही है जब आप एरोडोव का एक सवाल करते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आता ही है। तो और जहाँ तक बाकी बुक्स की बात है तो फिजिक्स में काफ़ी सारी, अगर आपको एज अ क्वेश्चन बैंक कोई बुक चाहिए तो फिर वो संगेज काफ़ी अच्छा है। संगेज में हर लेवल के हर तरह के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और कोई और बुक का नाम, और एक SBT शशि भूषण तिवारी बहुत अच्छी बुक है। भूषण तिवारी। वो मतलब मैंने पर्सनली की नहीं है लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से सुना है, उन्होंने बहुत की है और वो बहुत अच्छा कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स है। और बाकी अगर आपको और ज़्यादा हाई लेवल पे जाना है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन एक पाथफाइंडर बुक आती है। पाथफाइंडर, हाँ, लेकिन मतलब अगर आपको ये लगता है कि आपका सफिशिएंट काम हो रहा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है कुछ करने को, मैं यही सजेस्ट करूँगा तभी आप पाथफाइंडर करें, वरना ना करें। तुम दोनों ने किया था कुछ? मतलब थोड़ा बहुत किया था क्योंकि हमको ऐसा लगा कि जेई एडवांस में एक टाइम के बाद वो थोड़ी बहुत रेलेवेंट शायद लगे, ऑल्दो वो बनी ओलंपियाड्स के लिए ही है, पर थोड़ा बहुत हमने किया था। तो कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस जैसे क्या होता था, मैं जिस तरह से करता था कुछ तो हमारे मतलब जो मतलब कोचिंग में भी लास्ट के 2 महीने में मैंने करवाया था कुछ सेलेक्ट प्रॉब्लम्स, और मैं ज़्यादातर के लिए क्या करता था उन वैसे टाइप के क्वेश्चंस के एक्सपोजर के लिए मैं कुछ यूट्यूब सोर्सेज वगैरह फॉलो करता था। हाँ, यूट्यूब पे आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, जो कि नहीं बनता नॉर्मली पाथफाइंडर के तो नहीं बनते। अच्छा, एक सेकंड पॉज करोगे? हाँ। तुम्हें मेरे को लगता है सर्दी लग रही है तो तुम वो दे दे, जैकेट या टोपी कुछ दे दे इसको। टोपी लगाना ना। हाँ, हाँ, सो एनीवे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो ये बताओ कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, तो थोड़ा कुछ बता सकते हो जो तुम दोनों ने किया? थोड़े से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उसमें हम थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर करें, क्योंकि यूट्यूब फिर आपको रिकमेंड करता रहेगा, आप उसको देखते ही रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो जैसे एक फिजिक्स गैलेक्सी का कुछ चैनल है जहाँ पे आप स्पीड सॉल्यूशन दे सकते हैं जेईई मेंस के पुराने सालों के। तो वो आधे घंटे में एक अच्छा ओवरव्यू दे देते हैं, वो दिखाते हैं कि आधे घंटे में ही पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो आप भी कर सकते हो इसका मतलब आधे घंटे 40 मिनट में, है ना। वो काफ़ी अच्छा होता है एक रिवीजन के लिए। और अगर आपको पाथफाइंडर या एरोडोव के अगर आपको सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप उसको सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएंगे। और एरोडोव चैनल सजेस्ट कर सकते हो क्या? चैनल तो वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरोडोव क्योंकि फॉरेन ऑथर की बुक है तो आप किसी का भी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा ओके। एरोडोव सॉल्यूशंस तो मतलब कई कुछ लोग डालते हैं। RKH सर हैं, उन्होंने डाल रखा है। एंड रियन सीनियर के नाम से भी चैनल है एक, हाँ। और एक IIT ब्रेन के नाम से भी चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने डाला है। काफ़ी कई तरह के channels हैं। एंड कुछ इसके ऊपर भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा जो मैं देखता था, मेरे को बड़ा फ्री टाइम पे यूजुअली देखता था, जो अच्छे लगते थे। एक फिजिक्स विद आकाश गोयल सर हैं, वो बहुत अच्छा मतलब ऐसे लेवल जनार्दन सर जी हैं, उनके भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी तो फिजिक्स में और याद नहीं आ रहे हैं। INSP तो नितिन सचिन सर तो ऑफकोर्स हैं ही, तो इन सबको थोड़ा आप देखें, अपने फ्री टाइम पे देखें, जब आपको थोड़ा मन बहलाने के लिए देखो। अल्टीमेटली आप अगर एज अ बर्डन देख रहे हो ना IIT JEE प्रिपरेशन को, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो सही नहीं है कि एकेडमिक एक्सीलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप ब्यूटी समझो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इतने ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स है, उसको आप जो टैकल कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है। हाँ, थोड़ा स्मार्ट तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर टाइम कम है, बट एनीवे तो मैकेनिक्स में मोटा मोटी मुझे अंडरस्टैंड हुआ है तुम लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। निकुंज, तुम मुझे बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, वेव्स एंड साउंड हो गया, SHM ग्रेविटेशन, ये सब हो गया, ये सब कहाँ से किया था, कैसे तुमने बिल्ड किया था ये? तो ये जो चैप्टर्स हैं ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो कंबाइंडली बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं जेईई मेंस में भी, जेईई एडवांस में भी। और इन चैप्टर्स से जेईई मेंस में तो पर्टिकुलरली कई बार इजी सवाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इनके कंसेप्ट्स हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जो एंड तक बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है। डेफिनेशन हमें क्लियर, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल डेफिनेशन अगर हमें क्लियर हो जाए तो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे जंप कर सकते हैं। लोगों को डेल्टा HF नॉट, डेल्टा H नॉट, डेल्टा G नॉट की डेफिनेशन से क्लियर नहीं होती,
तो अगर वो कहीं किसी प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है कंसेप्ट, तो मैं उसको कैसे टैकल करूँगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इनमें कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ याद हो जाते हैं, उनकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो हमारे कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं या फिर बेसिक जो प्रैक्टिस या PYQ JEE मेंस के हो गए। PYQ JEE मेंस के हो जेईई एडवांस की PYQ थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी बहुत अच्छे। अच्छे। वो बिल्कुल करना कब से चाहिए। तुमने लास्ट 40-50 साल की थी या? जितने भी पॉसिबल हो पाए सारे। जितने भी आर्काइव हमारे जितने पास भी जो हो। आर्काइव थी वो उसमें सभी के थे। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आर्काइव में अच्छे क्वेश्चन होते हैं और पुराने सालों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्ट क्लियरिंग बहुत होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो PYQ पे फोकस। अच्छा, एक तुमने अभी बात बोली ना, कई बच्चों को जैसे G0 वगैरह की डेफिनेशन याद है, बेसिक फार्मूलाज वगैरह याद हैं, तो ऐसा कई प्रॉब्लम आता है केमिस्ट्री में, थोड़ा सा डेविएट कर जाता है। चलो केमिस्ट्री में बहुत इनऑर्गेनिक वगैरह रटने में, या ऑर्गेनिक में भी कई रिएक्शंस, नीम रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं ना, रटने में बड़े दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए तुम लोगों की कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी यूनिक सी थी क्या? मतलब कई लोगों की होती है, या नोट्स वगैरह के, थोड़ा उसमें भी थोड़ा सा लाइट शेयर करो। इसमें मैं दो बातें शेयर करना बताओ चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनिक की कॉपी बहुत ज़्यादा कंसाइज बना रखी थी, नोट्स बहुत अच्छे थे, और वो आपको खुद ही, मैं ये बात कहूँगा कि नोट्स खुद ही बनाए, किसी और के ना चेपे। ओके। तो और एक टाइम में वो इतनी बार हमने गो थ्रू कर ली थी कि मेरे को ये भी याद हो गया था कि मेरे को ऑर्गेनिक का एक पर्टिकुलर रिएक्शन देखना, तो मेरी कॉपी में किस पेज पे कौन से लोकेशन पे होगा, मेरे को ये भी याद हो गया था, कितने पेज मेरे को पलटने होंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि अच्छा मेरे को ये वाली चीज़ देखनी है, ये कॉपी रखी है, मैंने खोजा वही चीज़ आई। तो इतना अच्छा अंदाजा हो जाता है इतना कि इतना खोलेंगे तो आ जाएगा अपने आप। हाँ, तो आपको नोट्स तो इतने बार गो थ्रू कर ही लेने हैं, खासकर ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में आपको NCERT बार बार गो थ्रू करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 एडिशन में नहीं दिखती, कई बार बहुत आपको कई सारी एडिशन लानी पड़ती हैं, उसके बाद आपको जाके वो चीज़ दिखती है। और हमने एक तो अच्छा सा, हमको किसी ने, हमारे सीनियर ने रिकमेंड किया था कि इनऑर्गेनिक अगर आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, आपको बार बार पढ़नी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी ही आवाज़ में एक वॉइस नोट बना सकते हैं। ओके। और उसी को जिसमें आपके सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है उस चैप्टर में, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस है या जो कुछ भी है, आप वो उसमें बोलकर आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और कभी भी आपको कहीं टाइम मिले तो आप उसको बार बार सुनते रहें। आप अपनी आवाज़ में सुनेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें रिकॉल होंगी। यूनिक तरीका है यार, बहुत ये अच्छा। हमने अप्लाई किया था, और शायद मुझे बहुत ज़्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान नहीं है, लेकिन हम दोनों के मोस्ट प्रोबेबली जेईई एडवांस में इनऑर्गेनिक में फुल ही थे। अरे भाई, क्योंकि और उसका बहुत बड़ा रीज़न वही है कि हमारे सीनियर ने सजेस्ट किया था कि तो अपने ही वॉइस नोट पे उसको हाँ, बाहर अपने ही सुनते voice हैं। note। और वो उसमें सबसे खास बात ये है, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो, आप तब भी इसको ईयरफोन्स में लगा के आप सुन सकते हो। तो बेसिकली NCERT वगैरह को तुमने बहुत कंसाइजली 5 मिनट में पूरा समराइज कर Exactly, दिया। वही। exactly। अरे बहुत अच्छा, ये बहुत हाँ। अच्छा, बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग भी ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। ये बाकायदा जो आप लोगों के सीनियर्स हैं और जो इंडिया के टॉप ब्रेन्स हैं, उन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो की है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बारे में तो हमने बात किया। चलो निपुण, अब तुमसे मैं पूछता हूँ कि 12th के चैप्टर्स वगैरह जो हैं, उसको तुमने किस रिसोर्स वगैरह से फॉलो किया था? कोई पर्टिकुलर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हो गया, EMI वगैरह हो गया, उसको कहाँ से स्ट्रेंथन किया था? फिजिक्स में ही पढ़े थे। फिजिक्स में। हाँ। तो फिजिक्स में तो ये थोड़े कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, और NCERT में पर्टिकुलरली जो सेमीकंडक्टर्स वाला एरिया है, जो अब मुझे आइडिया नहीं है कि जेईई मेंस में अब वो है कि नहीं, पर जो सेमीकंडक्टर्स वाला है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल मोड ऑफ फिजिक्स है, वो NCERT की उसमें अच्छे एक्सपेरिमेंट्स रखे हैं, अच्छी उसकी थ्योरी जेईई एडवांस में सारे हैं। जेईई मेंस अच्छा, जेईई में मेंस में आया सारे हैं है, ना? एडवांस में तो अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है, और मेरे को नहीं लगता कि चेंज करेंगे जेईई एडवांस वाले। मैं फिर से HCR में ही रिकमेंड करूंगा इसके लिए। तो इवन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स HC वर्मा का सेमीकंडक्टर का आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि उनकी YouTube पे वीडियोस बड़े अच्छे हैं, जो अच्छा, हाँ। लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये HCR की आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या EMI हो या मैग्नेटोस्टैटिक्स हो या फिर डायनामिक्स हो, वो सारा इनका पोर्शन बहुत अच्छे से कवर्ड है पर्टिकुलर इस बुक में। और सबसे अच्छी बात यह है कि इवन एक चैप्टर को भी भाग में बांट के उसको अलग अलग चैप्टर्स बना रखा है HCR ने। तो उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। एक्सरे है, एक्सरे का एक अलग चैप्टर बना रखा है, उसमें आपको कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता है एक्सरे बनती कैसी है, हाँ। ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। दो अलग चीज़ें होती हैं एक्सरे बनने की। एक होता है जब इलेक्ट्रॉन बेंड करता है, एक होता है जब कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाँ, नॉकआउट करता है। ये दो चीज़ें होती हैं, ये एट तक बच्चों को क्लियर ही नहीं होती। एक वो ट्यूबवेल एक्सपेरिमेंट होता है, वो क्लियर ही नहीं होता। आप एसिनेमा की एक बार रीडिंग, कैथोड रे ट्यूब। हाँ, कैथोड रे ट्यूब वाला, तो एक बार एसिनेमा के टेक्स्ट में भी वो काफ़ी क्लैरिटी से मेंशन्ड है। और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो तो हाँ। तो एनीवे निकुंज, अब हम लोग केमिस्ट्री में जाते हैं। तो केमिस्ट्री में तुम मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बता सकते हो कि कैसे तुमने प्रिपरेशन की थी तुम लोगों ने? तो फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैथ्स से सिमिलर होता है, और बेसिक मैथ्स तो सभी को अच्छी लगती है।
तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जैसे इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें मल्टी कंसेप्ट्स हैं और इसमें बच्चों को कई बार कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि जो वेंट ऑफ इक्वेशन है वो कौन से के लिए है। अगर हम लिखते हैं ln k2/k1, उसमें कौन सा के है, वो के इक्विलिब्रियम है या फिर वो के ऑफ रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ऐसे कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जेई एडवांस पर्टिकुलरली हमेशा इन्हीं चीज़ों पर खेलता है फिजिकल। आपने भी देखा होगा कि जेई एडवांस में जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो कभी न्यूमेरिकल में नहीं आते, वो थ्योरेटिकल में आ जाते हैं और वो हमेशा मैक्सिमम बच्चों के गलत होते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ऑल्सो एट द सेम टाइम जेई मेंस जैसा आपका पेपर होता है, इट इज़ अ पेपर जो चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके ऑप्शंस वगैरह उस तरह से बनाए। बट जेई एडवांस इज़ अ पेपर ऑफ एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शनल केसेस जो होता है ना वही लाएगा। वो चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में दैट दे एक्चुअली चैलेंज यू। वो ऐसा नहीं चाहता कि तुम एग्जाम हॉल से बाहर निकलो और बोलो कि क्या ईजी सा पेपर था, मैं तो चैलेंज ही नहीं फील किया। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी बुक बहुत अच्छी है। उसके जो 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, मल्टी करंट हो, वो बहुत अच्छे होते हैं। मेंस के लिए लेवल 1 काफ़ी सही रहता है। उसमें 100-150 सवाल होते हैं। अगर आपको किसी कंसेप्ट में इजी क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लेवल 1 के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको खुद को चैलेंज करना है, जो जेई एडवांस वाली बात हो गई, वो लेवल 2 के क्वेश्चंस आप सारे देखो, बहुत अच्छे होते हैं। कोई ऑनलाइन रिसोर्स है फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगता है नरेंद्र अवस्थी इज द बेस्ट, सफिशिएंट ऑफ बेस्ट। With that, let us move on to organic chemistry. तो ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं होते। रिएक्शन मैकेनिज्म याद करने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जेई कभी भी हमें डायरेक्ट मैकेनिज्म पे सवाल नहीं पूछेगा। कभी कभार पूछ लेता है, जेई मेंस में पूछ लेगा, लेकिन जेई एडवांस में वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल कर देगा उस मैकेनिज्म में, जो कि एक जो बेसिक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म होता है उससे थोड़ा सा डेविएट करेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टेप्स हैं उसमें हो क्या रहा है, आरडीएस स्टेप कौन सा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आरडीएस स्टेप हर रिएक्शन का हमें याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पूरा रेट का जो ऑर्डर है वो आरडीएस से ही डिटरमिन होता है। और कई बार जेई एडवांस डायरेक्टली इस चीज़ पे पूछ लेता है कि इन सब कंपाउंड्स में कौन सा SN सबसे ज़्यादा जल्दी देगा या कौन सा SN2 सबसे ज़्यादा जल्दी देगा। तो उसके लिए हमें आरडीएस जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रिएक्शन के नेम्स की बात है, तो नेम्ड रिएक्शंस में जो हमारे पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, मुझे लगता है कि वो बार बार पढ़ने से ही आएंगे, खुद लिखने से आएंगे। और ये सब जो है कंसाइजली एक जगह कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स अगर फॉलो करना, कोई बुक हो या कुछ हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बुक एक MS चौहान सर की बुक है, जो कि बहुत फेमस बुक है। उसकी खास बात है कि उसकी सॉल्यूशन मैनुअल भी है। हाँ, सॉल्यूशन मैनुअल भी है, तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एक बुक और है ब्लैक बुक के नाम से, आशीष मिश्रा सर की, और वो बुक बिगनर्स के लिए नहीं है कि मैंने अगर कोई चैप्टर पढ़ा तो मैं तभी ट्राई कर लूँ। वो एंड के लिए है कि अब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मुझे ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर मैं कहाँ से करूँ। क्योंकि उसमें भी बिल्कुल जैसे जेई एडवांस के पेपर होते हैं, उसमें सेम फॉर्मेट में होता है, सेम फॉर्मेट में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें टाइम भी होता है, तो हम अपना टाइम लगाकर उसको कर सकते हैं। ओके। और सारे मिक्स चैप्टर्स का उसमें साथ होता है। तो कोई ऑनलाइन रिसोर्स भी तुमने फॉलो किया था? ऑनलाइन रिसोर्स पर्टिकुलरली एक क्लेडन बुक होती है, क्लेडन। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी कंसेप्ट में आगे जाके उसको पढ़ना है तो आप क्लेडन को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे कोई है क्या उसके? हाँ, यूट्यूब पे कुछ उसके लेक्चर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ कॉलेज में आके ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ सेलेक्टेड के लिए। हाँ, कुछ सेलेक्टेड, जैसे नॉलेज वाला पार्ट है उसका, वो काफ़ी अच्छा है। चलो, तो ऑर्गेनिक भी हो गया, फिजिकल भी हो गया। इनऑर्गेनिक तो तुमने मोटा मोटी डिस्कस किया था, कई पार्ट्स रिमूव भी हो गए। इनऑर्गेनिक वैसे जेडीली वगैरह जैसा कुछ किया था तुम लोगों ने? जेडीली क्या, मैं कहूँगा शॉर्ट एनालिसिस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इवन मुझे नहीं लगता शायद एनसीईआरटी में तो शॉर्ट एनालिसिस का उतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो एक्चुअली एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है उस पर बेस्ड है। हाँ, तो जो जेडीली का शॉर्ट एनालिसिस वाला चैप्टर है, मुझे नहीं लगता शायद जेई एडवांस में कोई भी 1-2 सवाल ही होंगे जो उसके बाहर से आए। 1-2 भी नहीं होंगे, मतलब 1-2 भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कई बार जेडीली के कंसेप्ट से डायरेक्ट उठ के जेडीली से लाइन बाय लाइन आता है। शॉर्ट एनालिसिस तो जेडीली का बिल्कुल परफेक्ट है। और भी कोई इनऑर्गेनिक के लिए और भी कुछ फॉलो किया था, कोई स्ट्रैटेजी पर्टिकुलर रखने के लिए कुछ, या कोई ऑनलाइन रिसोर्स कुछ यूट्यूब वगैरह कुछ फॉलो किया था क्या? एक मैंने वो ऑडियो वाला बताया था, एक वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक मैं बुक्स बताऊं तो इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिस के लिए आप वीके जायसवाल एक बुक है जिसमें आप देख सकते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट आता है कि इजी हो जाता है। स्टार्टिंग में मेरे को सवाल से क्या होता है, कुछ लोगों को होता है कि मैं सवाल करूंगा तो मेरे को चीज़ याद रहेगी वाली, मैं सवाल देखूंगा उसका आंसर करूंगा या आंसर लिखूंगा तो मेरे को वो चीज़ याद रहेगी। वो शुरू में बहुत अच्छा रहेगा, फिर इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि अब मेरे को हो गया, अच्छे खासी प्रैक्टिस हो गई, अब मैं अपने नोट्स में ही बार बार उसको रिवाइज करूँगा।
ठीक है, गॉट इट नोट एक्सटेंसिवली पूरा आपने खुद से हैंड रिटन बना लिया। इनऑर्गेनिक में मेनली यही होता है कि हमारे नोट्स अच्छे हों तो फिर हमारा पूरा स्मूथली चलता है। और तुम दोनों के तो फुल मार्क्स भी इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पीवाईक्यूज तो खैर सब तो चलो हाँ, दैट गोज विदाउट सेइंग। मैथ्स में थोड़ा बताते हैं, जल्दी खत्म करेंगे फिर वीडियो भी। मैथ्स में बताओ कि मैथ्स में तुम लोगों ने बेसिकली टेम्परामेंट कैसे डेवलप किया? सोर्स तो रफली क्या क्या वैसे बुक्स पहले बता दो एंड उसके बाद बताना कि कैसे तुमने वो डेवलप किया कि अच्छे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, क्या मतलब उसका सीक्रेट सॉस क्या है? मैथ्स में चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती हैं। लाइक पहले तो बिल्कुल प्रैक्टिस एक्सटेंसिव चैप्टर है, टाइम एक्सटेंसिव उसमें ये सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ओके पूरा ओवरऑल एज अ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि फिजिक्स में मैं प्रैक्टिस थोड़ा जल्दी कर लूँगा, केमिस्ट्री में मैं चैप्टर थोड़ा जल्दी पढ़ लूँगा, वो उसमें प्रैक्टिस भी जल्दी होती है। लेकिन मैथ्स में मेरे को पढ़ने में बहुत टाइम देना पड़ेगा और मेरे को प्रैक्टिस करनी है तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। एक सवाल में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं बहुत। तो उसमें पीवाईक्यूज तो इवेंचुअली वो एज्यूम्ड है। और बुक्स की मैं बात कर लेता हूँ तो एक जो बेसिक लेवल पे हम शुरू करें तो एक अच्छी बुक है ब्लैक बुक, एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स बाय विकास गुप्ता सर की। 3 बुक आती है ना ब्लैक? हाँ मतलब ब्लैक बुक ओवरऑल है और एल्जेब्रा में पर्टिकुलरली वो येलो बुक आती है, येलो बुक एंड पिंक बुक आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये दोनों ये एक तरह से उनकी भाई बहन है उनके, और बहुत अच्छी किताब है, तीनों बहुत अच्छी किताब है पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए। और फिर आपका जो कोचिंग मटेरियल है वो आपको कम्प्लीमेंट करेगा। एनसीईआरटी आपको बेसिक मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना मैथ्स में स्टार्ट एनसीईआरटी से ही होता है। एक बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के बाद उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। समझ गया, एनसीईआरटी भी मतलब नहीं छोड़ना है। ओके निकुल, क्वेश्चन है मेरा, यूजुअली क्या होता है कि तुम लोगों का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तो आया ही है, बट कई लोगों का ना फिजिक्स में केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स में नहीं आता। तो मैथ्स में कैसे इंप्रूव करना है? व्हाट इज मतलब एक लाइन में अगर तुम बोलना तो क्या बोलोगे? मुझे लगता है मैथ्स में वही जो प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है और कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो हम बार बार रिपीट कर देते हैं। हम दोनों उसके लिए क्या करते थे कि हमने अपनी पर्टिकुलर नोटबुक्स बना रखी थी सब्जेक्ट्स के लिए कि जो हमारे टेस्ट में गलतियाँ होती थी हम उनको उसमें लिखते थे। और जो हमें कहीं अच्छा क्वेश्चन मिल गया जिसको हमें याद रखना है एंड के लिए, हम उसको उसमें लिखते थे। तो एग्जाम के टाइम पर वो नोटबुक हमारी बेस्ट फ्रेंड थी। उसको रिवाइज कर। हाँ, तो वो मुझे लगता है बेस्ट मेथड होता है अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैथ्स हमें अपना इंप्रूव करना है पेपर में, तो हमारी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये कैसे? ये हाँ बहुत अटपटी बात लगती है लोगों को। वो इसलिए है क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम टाइम लेता है पेपर में, हमें कई बार पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल हाँ। और अगर मैं केमिस्ट्री में कम टाइम ले रहा हूँ, अगर मैं मैक्सिमम केमिस्ट्री थोड़े से टाइम में सॉल्व कर दे रहा हूँ, आधे घंटे में या 25 मिनट में या 20 मिनट में, तो रिमेनिंग टाइम में मैं मैथ्स कर सकता हूँ। तो मैं केमिस्ट्री को अच्छा करके अपना मैथ्स के लिए टाइम निकाल सकता हूँ। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि मैथ्स में तो जो टाइम लगेगा ही, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। विद दैट लेट अस मूव ऑन। अब मार्क्स की बात ही हो गई है तो हम लोग लास्ट का थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तुम्हारे जो लास्ट के जो जेईई मेन से 1 महीने पहले से जेईई एडवांस तक का टाइम था, उस समय तुमने कैसे मॉक पेपर्स किए और कैसे एग्जाम टेम्परामेंट बनाया, एक्यूरेसी कैसे बनाई, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो निपुण तुम बताना चाहोगे थोड़ा बहुत कि मतलब कैसे तुम लोगों ने किया था? एग्जाम से 1 महीने पहले हमको नई चीज़ें पढ़ना छोड़ देना होता है। ठीक है मतलब तुमने क्या किया था? तुम अपने बारे में थोड़ा। हाँ, तो बेसिकली एग्जाम का हमारा नोटिफिकेशन ही लगभग एग्जाम के 1 महीने पहले आया था, दिसंबर के अराउंड। ओके। वो बहुत लेट नोटिफिकेशन था, तो हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के तभी तैयारी शुरू करनी पड़ी। मतलब जो फाइनल राउंड की तैयारी होती है, फाइनल राउंड का रिविजन्स होते हैं, रिविजन्स हमको बार बार करने पड़ेंगे चीज़ों के। और मॉक टेस्ट मुझे याद है शायद हफ्ते में 2-3 मॉक टेस्ट हम आराम से दे देते थे। और वो क्यों देते थे? अलग से मॉक टेस्ट? अलग से मॉक टेस्ट भी, और जो पुराने पेपर्स हैं वो भी। और वो वास्तव में एंड में हमको बहुत हेल्पफुल साबित हुए। उनका हमको रिजल्ट भी दिखा मेंस के पेपर में, और किस तरह से उन्होंने हमको शेप किया। और आपकी बॉडी क्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 महीने पहले एग्जाम के जो बायोलॉजिकल क्लॉक आपको सेट करनी पड़ती है बॉडी की। आप किस टाइम पे खा रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, किस टाइम पे जाग रहे हो, ये सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है कि आप पेपर के टाइम पे आपकी बॉडी की एक्टिविटी कैसी रहेगी। अगर आपको पेपर के टाइम पे भूख लग गई तो वो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अगर पेपर के टाइम पे नींद आ गई, गैस हो गया, नींद आ गई, तो वो सुसाइडल सिचुएशन है। बिल्कुल, मतलब उससे इसका कोई इलाज नहीं है फिर। तो आपको 1 महीने पहले पूरी बॉडी क्लॉक उसमें लानी पड़ेगी, और 1 महीने में बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मॉक्स आपको देने पड़ेंगे, और एग्जाम से 1 हफ्ता पहले, लगभग 1 हफ्ता पहले 3-4 दिन पहले मॉक्स देने छोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन को रीजनरेट चाहिए, उसको एनर्जी, वो एनर्जी स्टोर भी तो करनी है अपने पास। ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है जब आप एकदम 3 घंटे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर मतलब हमारा भी ऐसे हुआ था कि मॉक टेस्ट तो बहुत ही सारे, मतलब अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो 300-400 मॉक टेस्ट हमने 2 साल में दिए होंगे। 300-400
हाँ मतलब शायद कम भी हो सकते हैं ये। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मॉक टेस्ट देना बहुत अच्छी बात है। एंड में तो ये होता है कि हम 2 दिन में या 1 दिन में 1 मॉक टेस्ट दे रहे हैं या 1 दिन में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो ज़्यादा मॉक टेस्ट देना अच्छी बात है, लेकिन उसके चक्कर में हम ये ना भूल जाएं कि हम उसका एनालिसिस करना भूल जाएं। हाँ, वो कैसे किया था वो? या मैंने बहुत जल्दी से एनालिसिस कर दिया, ऐसा नहीं है। तो जो मैंने बताया कि हमारी एक नोटबुक थी, तो टेस्ट के एनालिसिस के टाइम पे हम वो अपनी नोटबुक खोल के बैठते थे। अगर वो गलती मुझे लगता है कि यार ये नई गलती है, मुझे इसको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, तो मैं उसको नोट कर लेता था। और बाकी जो कोई मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा उसको भी नोट कर लेता था। बाकी केवल ऐसा नहीं है कि जो गलत क्वेश्चन हुए केवल उन्हीं को एनालाइज करना है, जो सही हुए हैं उनको भी एनालाइज करना है। ओके। कि हो सकता है कि मैंने वो तुक्का लगाया हो, कई बार एग्जाम में एक कैलकुलेटेड तुक्का होता है, जुगाड़ से हाँ, कर जुगाड़ से जुगाड़ कर लिया, कई बार होता है जुगाड़ से कर लेते हैं, या फिर हमें टाइम लगा करने में, तो फिर हम इसको और अच्छा ऑप्टिमाइज वे में कैसे कर सकते हैं वो हमें ज़रूरी होता है देखना। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। कई बच्चों का अभी जो है जेई मेंस अटेम्प्ट 1 हुआ होगा, उनका रिजल्ट वगैरह आएगा, स्पेशली तुम्हारी जैसे 100% आई थी जेई मेंस में, और तुम्हारी भी ओनली 954 आई थी। तो जेई मेंस अटेम्प्ट 1 के बाद क्या करना होता है कि तुम ट्रांजिशन कर लो जेई एडवांस के लिए, अटेम्प्ट 2 के लिए, या मतलब तुमने क्या किया था बेसिकली, उसके आगे की थोड़ी जल्दी बता दो। जेई मेंस 1 के बाद तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें, कुछ दिन का ब्रेक लेना हाँ, जरूरी जो है। शायद अभी तक बच्चों ने ले भी लिया होगा। और रिजल्ट आने के बाद हम रिजल्ट पता ही होता है, रिजल्ट हमको अपना रिजल्ट पता ही होता है कितना है हमारा, कितना कैसे है। तो रिजल्ट आने के बाद आप ये देख सकते हैं कि अब मेरे को सेकंड अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करना है या मेरे को एडवांस पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके। और एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो चूज़ करते हैं कि मैं सेकंड अटेम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, उसके बाद मैं एडवांस के लिए तैयारी करूँगा। तो आप अपने फिर आपकी परसेंटाइल की बात आ जाती है, आपके खुद के पर्सनल चॉइस के ऊपर सवाल आ जाता है कि मैं मेंस की इतनी परसेंटाइल से खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, या मेरे को आगे एक अटेम्प्ट और देना है। अभी जो टाइम आ रहा है वो मतलब अगर मैं 100% से खुश हूँ 300 on 300 भी लाना है, या तुम्हें 300 on 300 आए थे क्या? नहीं, मेरे 285 आउट ऑफ 300 थे। अच्छा। और मेरा मतलब मेरे को ऐसे लोगों ने कहा था कि अगला अटेम्प्ट दे 300 और 300 आने चाहिए अगले बार। तो मैंने उस सब पे चीज़ पे ध्यान दिया नहीं था ज़्यादा, एडवांस टारगेट था तो एडवांस पे ही फोकस और किया। तुम्हारे कितने आए थे? मेरे 99.9986 और मार्क्स कितने आए थे? मार्क्स मेरे इसके जितने थे, लगभग 280 के आसपास थे, 280 थे मेरे। शिफ्ट की Shift डिफिकल्टी के difficulty नॉर्मल है। और इसमें अभी तो खैर बोर्ड वाला टाइम आ रहा है, तो अभी 1 महीना आप बोर्ड के लिए डिवोट कर सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल जेई मेंस में जेई मेंस में जैसे वो अगला अटेम्प्ट आता है, आप उसका अगर तैयारी करना है तो उसमें पूरा झोंक जाइए खुद को। जो वही चीज़ आपने जेई सेशन 1 से पहले हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेशन 1 आपको एक खुद को आईना दिखाता है कि मैंने पेपर में ये गलती की, मेरा टेम्परामेंट कम है, या मेरे को किन चीज़ों पे और वर्क करना है असली एग्जामिनेशन में, मेरे से क्या कमी रहा है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा कई मतलब होता है कि कई बार तुमको लगता है ना कि मैंने बहुत अच्छी से एनसीईआरटी जैसे पढ़ रखी है, बट मैं हर बार जैसे एनसीईआरटी पढ़ता था मेरे को एक नई चीज़ दिखती थी। हाँ। तो ऐसा मेरा फाइनल जेई मेंस के पेपर में हो गया था कि मतलब मेरे को लगा ये सारे क्वेश्चंस तो मतलब मैंने देखे ही नहीं, और घर जाके आया तो देखा कि ये तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन। इसलिए एनसीईआरटी की बहुत सारे रिपीटेड रीडिंग ज़रूरी होती है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक रीडिंग आईना नहीं तुम्हें दिखती। बताता है कि तुमको लग रहा है तुम अच्छे पढ़े तो तुम असल में अच्छे से नहीं पढ़ो। हाँ। तो एनसीईआरटी में तुमने मास्टरी नहीं किया, वही जो तुम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, वो कोटा फैक्ट्री वाली कहानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जेई एडवांस के लिए कुछ मतलब तुमने मॉक टेस्ट वगैरह किया, मैं तो अपना स्पीड, एक्यूरेसी, या मतलब कि मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ऐसा एप्टीट्यूड जो होता है एग्जाम टाइम में, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये सब तुम कैसे बनाते हैं बेसिकली लोग, या अपना कॉन्फिडेंस कैसे होता है कि क्वेश्चन सॉल्व में मैं जो है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, एकदम इतने बड़े पैराग्राफ आ गए हैं, अब मैं उसको कैसे सॉल्व करूँ, मेरे को देख के ही मन नहीं कर रहा उसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो ये जो सिली मिस्टेक्स का कंसेप्ट है, सिली मिस्टेक्स कभी 0% तो हो ही नहीं सकती। मतलब मैं भी जेई में बहुत सिली मिस्टेक्स कर आया हूँ, ये भी करके आया, AIR 1 भी करके आया। तो सिली मिस्टेक्स सभी करते हैं, ऐसी कोई उससे डरने की बात नहीं है। और जहाँ तक टेम्परामेंट और कॉन्फिडेंस की बात है, मुझे लगता है वो रिपीटेड मॉक टेस्ट देने से अपने आप डेवलप हो जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कोई हार्ड क्वेश्चन दिख गया, कोई बड़ा सा पैराग्राफ दिख गया, तो जेई एडवांस में कई बार ये होता है कि पैराग्राफ इतना बड़ा होगा लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं। तो ऊंची दुकान फीके पकवान। हाँ, ऊंची दुकान फीके पकवान, है ना। तो उसमें क्या होता है कि या तो एक बार मैं पढ़ लूँ क्वेश्चन को ऊपर से, और फिर अगर मुझे लग रहा है कि यार ये तो हो जाएगा तो मैं उसको आराम से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि यार ये समझ नहीं आ रहा मुझे, तो उसको हम बाद में कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का वेटेज एट द एंड सेम है और मार्क्स तुमको मैक्सिमाइज। हाँ, मार्क्स। अच्छा, तुम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो क्या? बिल्कुल, हमें एग्जाम के टाइम पे ये नहीं सोचना है। कई बार एक ईगो वाला जाता है, अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, हाँ, ये मुझसे कैसे नहीं हो रहा। हाँ,
इसको मैं क्वेश्चन को चैलेंज कर दूंगा, क्वेश्चन में मेरे से आज तक ग्रेविटेशन का सवाल ऐसा हुआ नहीं कि मुझसे ग्रेविटेशन का सवाल ना हिलाओ, ये ग्रेविटेशन का सवाल आ गया मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो गया? यार क्वेश्चन में इतना तुम्हें मजा आने लग गया क्वेश्चन में कि यार ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया और जस्ट हो जाएगा, बस एक हाँ, बस अरे थोड़ा सा बस 5 मिनट बता दो, वो वाली चीज को लीव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और वो आप मॉक टेस्ट में जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट बढ़ाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, अपना आप एक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, तो वो सब चीज़ें आपको छोड़ना आ जाएगा। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों की टिप से, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो कंक्लूड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा इन दोनों के बारे में कि इन दोनों को शायरी का बहुत शौक है। तो एंड में हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कोई एक ऐसा कुछ शायरी या कुछ तुम लोग सुनाओ कि सब फील करे थोड़ा मोटिवेटेड। जो कई कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे अभी जो बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे होंगे, या उनको लग रहा होगा कि उनका मतलब प्रिपरेशन का पूरा एंड हो गया है, कुछ अच्छा नहीं गया या सही नहीं चल रहा है, तो कुछ बोलो यार लास्ट में। एक दुष्यंत कुमार जी हमारा एक बहुत बड़े गज़लकार हुए, उनकी एक गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो मुझे भी कई बार मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो वो गज़ल पढ़ता हूँ कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, इस दिए में तेरे से भीगी हुई बाती तो है। अरे वाह। और दुख नहीं, आखिरी शेर है कि दुख नहीं कि कोई अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कि कोई अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो ना हो आकाश से छाती तो है। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। निपुण तुम कुछ बताना चाहोगे? बस मैं कुछ शब्दों से अंत करना चाहूँगा कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। अच्छा, तो एक अब हम वीडियो को जैसे कंक्लूड करें, एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो मैं हर वीडियो के एंड में करता हूँ, कि कोई एक ऐसी चीज़ तुम जो अगर अपने जे के प्रिपरेशन के दौरान तुम्हें पता होती, जो तुम आज जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहोगी, कोई एक चीज़ अगर तुम टिप दे सकते हो तो वो क्या होगा कि जिससे शायद तुम लोगों की तो वैसे ही टॉप पे प्रिपरेशन है, बट और भी शायद तुमको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा रहती तुम्हारी प्रिपरेशन में, वो कैसा टिप है, वो क्या रहेगा? कंसिस्टेंसी तुम लोगों में नहीं थी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम में नहीं थी, पर मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल उसी का था। ओके, तुम कुछ? मुझे लगता है कि स्ट्रेस थोड़ा कम लेना चाहिए, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेता था, मुझे लगता है उस वजह से मेरा पेपर भी थोड़ा सा एज एक्सपेक्टेड नहीं हुआ। तो मतलब मज़े में देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मज़े में आ गए, लेकिन हल्की बहुत नर्वसनेस चलती है, लेकिन हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वो दिमाग पर अच्छा असर नहीं डालता। चलो, ये इसके साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे, और उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अगर आप और निपुण और निकुंज को देखना चाहते हैं, वैसे इनका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, बट फिर भी अगर आप इस वीडियोस में अच्छे से व्यूअरशिप दिखाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स में पॉजिटिव कमेंट्स बताएंगे, तो हम इनको ज़रूर वापस से कोशिश करेंगे, हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि तो आप फिर से चैनल पे आइए और बच्चों को कुछ टिप्स वगैरह दीजिए। तो विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।